आ जाओ, क्वेश्चन देखना। वो कह रहा है एफ एक्स हमारे पास ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ln ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स दिया हुआ है हमें, ये एफ एक्स दिया है। उसने कहा फाइंड एफ ऑफ जीरो सच दैट एफ एक्स इज continuous at x equals to 0. Find f of 0 such that fx is continuous at x equals to 0. तो इनडायरेक्टली मुझे बताओगे कि वो क्या पूछना चाह रहा है हमसे? इनडायरेक्टली वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है बताओगे? उसने कहा कि एफ ऑफ जीरो बता दो सच दैट, बिल्कुल सही। तो इनडायरेक्टली वो मेरे से यही पूछना चाह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स बता दो। जो इस लिमिट का आंसर आएगा वही एफ ऑफ जीरो को दे देना, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये सुनो, यही कंसेप्ट होता था। तो बेसिकली ये कहने को कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, लेकिन है किसका? लिमिट का। तभी लिमिट मैं 12th में पढ़ाता हूँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में लिमिट बहुत ज्यादा यूज होती है, डिफरेंशियबिलिटी में भी यूज होती है। तो 11th में कराओ, फिर 12th में दोबारा ही करानी पड़ती है, बच्चा जब तक भूल जाता है। तो इसने इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बता दो। तो बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ln ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। निकाल सकते हो लिमिट? फटाफट से अपनी कॉपी में सॉल्व करो, जल्दी से अपनी कॉपी में सॉल्व करके लिमिट बताओ मुझे। आया किसी का आंसर? इसको इधर ले आता हूँ, ये बनेगा 1 प्लस एक्स इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे पहले फॉर्म देखते हैं कौन सी बनेगी। एक्स को जीरो डालता हूँ, ये आएगा 1, ये आएगा ln 1 होता है 0, तो 0 माइनस 0 बाय 0। तो फॉर्म हमारे पास जो बन रही है वो कौन सी है? 0 बाय 0। 0 बाय 0 सबसे आसान तरीका, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव ln ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, चेन रूल लगेगा, दो फंक्शन है एक्स से, तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा 1, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन नीचे आएगा 2x। देखो अगर डेरिवेटिव में कोई दिक्कत है तो बताओ। इसका डेरिवेटिव 1 इंटू ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस इंटू ये फंक्शन माइनस x का डेरिवेटिव 1। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है हमारे पास? ये बन रहा है ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ये तो कैंसिल हो गए दोनों, बना 1, ये 1 और इससे कैंसिल हो गया, अपॉन 2x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कुछ ऐसा बना। और अगर तुम्हें याद हो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स किसके बराबर होता है? 1 के। तो मेरा आंसर कितना आया? 1/2। और यही वैल्यू हमें किसको देनी होगी? एफ ऑफ 0 को, ताकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। कोई भी डाउट हो, सॉल्यूशन सामने है, बताओ मुझे। बेसिकली उसने क्या लिमिट निकलवाई है हमसे कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन देके। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। सही है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2। एफ एक्स हमें दिया है उसने
एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स स्क्वायर माइनस 256 अपॉन x minus 4 when x is not equals to 4 and it is b for x equals to 4. उसने कहा है ये continuous है at x equals to 4, find b. fx is continuous at x equals to 4 आएगा at find b. अब फिर से बताना, क्या सेम चीज नहीं पूछी उसने? यस और नो? अब फिर से उसने सेम चीज नहीं पूछी? यस और नो? यस सर, लिमिट। फिर लिमिट पूछी है फिर से। ये तुम्हारे होमवर्क में दे रहा हूं क्वेश्चन। एफ एक्स दिया हुआ है ln ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। और उसने कहा e की पावर 4x e टू दी पावर साइन 4x कर देता हूं, e टू दी पावर साइन 4x माइनस 1 अपॉन ln ऑफ 1 प्लस tan 2x x लेस देन 0 के लिए, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये x लेस देन 0 के लिए हमारे पास। अब उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, फाइंड f of 0 such that fx is continuous at x equals to 0। क्वेश्चन नोट करते रहना साथ साथ, तो सेम पीडीएफ पैटर्न पे है भेजोगे सारे तो कर क्वेश्चन। लेंगे। क्या चीज? पीडीएफ भेजोगे उसमें से कर लेंगे। चलो पीडीएफ से कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगले क्वेश्चन में उसने कहा है कि fx हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 when x is not equals to 1, it is 1/2 when x is equals to 1, or discuss the continuity of fx at x equals to 1। अब क्या करा उसने, ये वैल्यू खुद दे दी। अगर यहां से जो लिमिट निकालोगे वो हाफ के बराबर आ गई तो कह दोगे कॉन्टिन्यूअस है, नहीं आई तो कह दोगे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो अब उसने कहा डिस्कस कर दो कॉन्टिन्यूटी, मतलब कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है इतना बता दो। वो पेज मत खोल दो। अरे अभी भेजूंगा, पीडीएफ भेजूंगा ना, क्वेश्चन ही है उस पर सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 5, fx is equals to sin of ax square upon x square, x is not equals to 0, और 3/4 plus 1/4a when x is equals to 0। ये उसने fx दिया है हमें। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड a if fx is continuous at x equals to 0। फिर से सेम क्वेश्चन दे दिया उसने एक तरीके से, क्या कि लिमिट वाली वैल्यू इसके बराबर करा दो। अब ये सारे क्वेश्चन कहने को कॉन्टिन्यूटी के हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका लग रहा है इसमें? लिमिट्स का। बात समझ में आई या नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, fx इक्वल्स टू a प्लस 3 cos x अपॉन x स्क्वायर when x is less than 0, और b tan of pi by box of x plus 3। box of x plus 3 का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर x is greater than equals to 0। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, मतलब मैं अब मेंस एडवांस की बात कर रहा हूँ, मैं तो हो सकता है मेंशन करना भूल जाऊं, लेकिन जब तक एक्चुअल में जब पेपर देने जाओगे और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है GIF,
कि भाई दिस ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उसको GIF नहीं लोगे, तो सिंपल ब्रैकेट मान के चलोगे। अब तुम्हें करना क्या है इसमें, उसने कहा है fx is continuous at x equals to 0 find a and b। अब वो फाइंडिंग अननोन की तरह आ गया, a और b बताना है, और उसने कहा है कि fx कॉन्टिन्यूअस है at x equals to 0। ये फाइंडिंग अननोन वाला क्वेश्चन आ गया एक तरीके से। मुझे बताओ ये जो 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये इजीली कर लोगे, यस और नो? ये सारे लिमिट पे बेस्ड है, कोई भी कॉन्टिन्यूटी की बस डेफिनेशन चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a बराबर आ सर जाए, फाइंड ये जैसे आप x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 लेते हो, बस इनमें कंफ्यूजन होते हो सर, उड़ तो हो जाते हैं। अरे ये तुझे कैसे जीरो पे, करते हैं? अरे कुछ नहीं है, तुझे 0 पे निकालनी है ना, यस तो सर। एक बार तू 0 माइनस देखेगा, एक बार 0 प्लस देखेगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और लिमिट राइट के हैंड, लिए। यस सर। 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा कम, वो तो ऊपर से देखेगा। 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा, वो तो नीचे से देखेगा। बस इतना ही फर्क होता है इसमें, ऊपर के लिए। इससे लेफ्ट में फंक्शन अलग है, राइट में फंक्शन अलग है, मतलब 2 क्वेश्चन सॉल्व करा लिए लिमिट के उसने एक ही में। यस ओके सर। चलो, तो ये 6 क्वेश्चन है जिसमें से एक तो मैंने कराई दिया, बाकी 5 तुम्हारे होमवर्क में, कल हम लोग ये क्लास में डिस्कस करेंगे। कर लोगे यस और नो? यस सर। यस सर। भूल मत जाना, मैं पहले बता रहा हूँ, तुम भूल बहुत जाते हो कि सर मैं भूल गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। चले आगे जिंदगी में, अब आ जाओ, चलो अगला टॉपिक कर रहे हैं। अब हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल फंक्शंस की, कॉन्टिन्यूटी फॉर स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी फॉर स्पेशल फंक्शंस। अब वो स्पेशल फंक्शन है कौन कौन सी? सबसे पहला है GIF, सबसे पहला है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व होता है कहीं, तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करनी है इसकी बात कर रहे हैं। और अगर अब देखो इसमें क्या क्या रहा है, सुनना और सोच समझ के आंसर भी देना। मैं कह रहा हूं इफ fx is a continuous function for x belonging to real, मतलब fx हमेशा कॉन्टिन्यूस है, इतना बोला। if fx is a continuous function for x belongs to real, हमेशा कॉन्टिन्यूस है, then fx का बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर is discontinuous at the points where, अब इस स्टेटमेंट को तुम कंप्लीट करो सोच समझ के। मैंने तुम्हें कहा कि fx तो हमेशा कॉन्टिन्यूस है, हमें कोई दिक्कत नहीं है fx से। अब fx का बॉक्स कब कब डिसकॉन्टिन्यूस होगा ये बताना तुम्हें, सोच समझ के थोड़ा सा दिमाग चलाना और बताना मुझे। सर जब x इंफिनिटी पे वैल्यू लेगा। थोड़ा सा बॉक्स से रिलेटेड दिमाग चलाओ। बॉक्स x कब कब डिसकॉन्टिन्यूस होता है सोच के देखो। बॉक्स x का ग्राफ पता है तुम्हें, पढ़ रखा है हमने फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कब कब डिसकॉन्टिन्यूस होता है? जब जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के इक्वल नहीं होती। हाँ हाँ, तो वो कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं बॉक्स एक्स के केस में, क्या होते हैं वो? इंटीजर होता है। बिल्कुल सही, जब x इंटीजर बनता है तो बॉक्स एक्स इंटीजर होगा। तो यहाँ पे भी जब जब ये fx इंटीजर बनेगा तब तब हो सकता है कि बॉक्स की वजह से डिसकॉन्टिन्यूटी आए। जब जब fx इंटीजर होगा हो सकता है बॉक्स की वजह से डिसकॉन्टिन्यूटी आए। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन भी होती है, क्या होती है सुनना जरा। मैं पहले लिख देता हूँ। उसने कहा fx is always continuous, then fx का box is discontinuous at the point where fx becomes integer, where fx becomes integer except, ये याद रखना, except the point of minima, एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है वो बताता हूँ मैं तुम्हें, एक एग्जांपल के थ्रू समझा।
ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल सुनना, जब जब ये एफ एक्स इंटीजर बनेगा बॉक्स ऑफ एफ एक्स हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर वो पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है, मिनिमा का मतलब होता है जब वैल्यू मिनिमम हो रही हो, मतलब अपने दोनों पड़ोसी से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर ध्यान से देखो दोनों साइड से कम वैल्यू ले रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझे बात को? मिनिमा क्या होता है? अगर ग्राफ उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू ले रहा है एज कंपेयर टू दोनों साइड, आगे या पीछे और कम ले रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मिनिमा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से यहाँ कम ले रहा है तो इसको मिनिमा कहेंगे, ये भी मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा की बात हो रही है, ए और डी में आता है वैसे ही। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने बात करी साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की, साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तुम्हें याद है हमने साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाया था? मान लो 0 से 2 पाई में बनाता हूँ, 0 से 2 पाई में, ये आगे और पीछे तो रिपीट ही होना, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई एंड सो ऑन, ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2। अगर नहीं याद तो ग्राफ देखना, मैं दोबारा से बनाऊंगा। 0 पे ये वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे इस वैल्यू को लिख देता हूँ, ये वैल्यू होती है यहाँ पे 1 और ये वैल्यू होती है यहाँ पे -1। तो पहले ये देखते हैं कि इंटीजर कब कब हुआ है ग्राफ, इंटीजर वैल्यू कब कब ली है। इंटीजर साइन एक्स कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है? बताओगे? फटाफट से बताना मुझे, साइन एक्स कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है? जल्दी बताओ। साइन एक्स के -1 0 1। बिल्कुल सही, -1 0 और 1। तो देखो यहाँ पे 0 ले रहा है और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है। यहाँ पे 1 ले रहा है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। यहाँ पे 0 ले रहा है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। यहाँ पे -1 ले रहा है, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। यहाँ पे फिर से 0 ले रहा है, 0। हर इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम होता है, सिर्फ वो पॉइंट मार्क करें। अब देखना, जब मैं 0 से π/2 गया, साइन एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अगर कोई वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो उसका बॉक्स एक्स बन जाता है 0। बन जाता है या नहीं? बोलो। यस सर। लेकिन π/2 पे आते ही वैल्यू 0 मिलेगी या 1? तब मिलेगी 1, तो इसलिए यहाँ पे ओपन कर दिया, वहां क्लोज कर दिया। और फिर आगे फिर से वैल्यू किसमें हो गई? 0 और 1 में। बॉक्स ने कहां पहुंचा दिया उसको? 0। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? जल्दी से बोलो यस और नो, तो मैं आगे बनाऊं। यस। सही है। अब फिर मैं आ गया पाई पे वैल्यू होती है 0। पाई से थोड़ी सी आगे बढ़ा जब मैं, तो वैल्यू चली गई नेगेटिव में, मतलब -1 और 0 में। -1 से 0 में जब ग्राफ आया तो ग्राफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ग्राफ की वैल्यू हो जाएगी -1। पाई पे मैंने इस पे ओपन रखा है क्योंकि पाई पे वैल्यू 0 थी, जस्ट आगे आते ही वैल्यू हो गई -1। फिर मैं आगे गया क्योंकि ग्राफ अभी भी कहां से है? -1 पे -1 वैल्यू, फिर अभी भी 0 से -1 पे वैल्यू किस में रहेगी? -1 पे। फिर चली जाएगी 2 पाई पे 0 हो गई, फिर हो जाएगी 0। अगर इस ग्राफ में रेड वाले ग्राफ को मैंने कैसे बनाया, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, जल्दी से पूछना। पर एक बार लास्ट वाला दोबारा बता दो। जब वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन याद रखो, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कहाँ आ रही है? वो आ रही है -1 और 0 में। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पहुंचा देगा? -1 पे। सेम इधर -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पहुंचा देगा? -1 पे। ये वाली वैल्यू कितनी थी? -1 ही थी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पहुंचा देगा? -1 पे। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन लगाइए ग्रेटेस्ट इंटीजर की। ठीक है सर। समझ गए? ठीक है। अब अगर तुम सिर्फ रेड वाला ग्राफ ध्यान से देखो, अगर तुम सिर्फ रेड वाला, क्योंकि रेड वाला ग्राफ ही मेरे रिक्वायर्ड फंक्शन का ग्राफ है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये π/2, ये 3 π/2। अगर ध्यान से देखो तो ग्राफ कुछ ऐसा बना, ये बना, ये बना, यहाँ पे ओपन आया, यहाँ पे क्लोज आया, फिर ये आया ऐसे, फिर यहाँ पे आया क्लोज, फिर यहाँ पे आया ओपन, फिर ये इधर से चलता गया, फिर यहाँ पे आया ओपन, यहाँ पे आया क्लोज, ऐसा कुछ। ये जो ग्राफ है ये साइन एक्स के बॉक्स का ग्राफ है, दिख रहा है तुम्हें? जो रेड वाला ये ग्राफ बनाया मैंने, ये ओपन और क्लोज जो डॉट्स लगा रहा हूँ इनका मतलब तुम्हें पता है मेरे हिसाब से। ये -1 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू। अब देखो किस किस पॉइंट पे पेन उठाना पड़ा है, देख के बताना। जब यहां से चलूंगा एक बार π/2 पे मुझे पेन उठाना पड़ेगा, फिर आगे चला जाऊंगा, फिर पाई पे उठाना पड़ेगा, देखो नीचे आने के लिए, फिर उठाना पड़ेगा, फिर आगे चला जाऊंगा, फिर 2 पाई पे,
उठाना पड़ेगा। कुछ ऐसा दिख रहा है तुम्हें? ये सुनो, यस सर। पाई बाय 2 पे उठाया। अब देखें जरा इंटीग्रल वैल्यू कब कब ले रहा था, पाई बाय 2 पे इंटीजर ले रहा था, तो हमने तो कहा ही था जब जब साइन एक्स इंटीजर होगा ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो पाई बाय 2 पे साइन एक्स ने इंटीजर वैल्यू ली, हो गया डिसकंटीन्यूअस। फिर अगली इंटीजर वैल्यू ली पाई पे, हो गया डिसकंटीन्यूअस। 2 पाई पे ली, हो गया डिसकंटीन्यूअस। लेकिन इसमें एक पॉइंट देखो, 3 पाई बाय 2 पे कितनी वैल्यू लेता है साइन एक्स? 3 पाई बाय 2 पे माइनस साइन वन। एक्स -1, -1 भी तो इंटीजर है। यस। लेकिन पॉइंट ऑफ मिनिमा होने की वजह से देखो 3 पाई बाय 2 पे ग्राफ सीधा चलता चला गया, कहीं भी डिसकंटीन्यूअस नहीं हुआ, पेन नहीं उठाना पड़ा। किस वजह से? क्योंकि मिनिमा, ध्यान से देखना, जब पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा और ये इंटीजर है तो ये वैल्यू तो यहीं रहेगी, इससे आगे वाली वैल्यू भी इधर आएगी और इससे पीछे वाली वैल्यू भी इधर आएगी। क्यों? क्योंकि आगे जो वैल्यू है वो -1 और 0 में है, वो भी पहुंच जाएगी कहाँ? -1 पे। पीछे जो थी वो भी -1 से 0 है, वो भी -1 पे, और ये वैल्यू खुद ही -1 पे है। लेफ्ट राइट और हर जगह सेम हो जाएगी वैल्यू, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, फिर से सुन लो, एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एफ एक्स का बॉक्स डिसकंटीन्यूअस होगा हर उस पॉइंट पे जिसपे एफ एक्स इंटीजर बनेगा, एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमास क्यों छोड़े हैं? क्योंकि दोनों साइड पे वैल्यू सेम मिल जाती है, तो दोनों साइड पे सेम मिल जाए तो कॉन्टिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती। ये एग्जांपल के थ्रू समझ आ गया होगा। देखो 3 पाई बाय 2 पे था तो इंटीजर ही, वैल्यू तो -1 ही ले रहा था, लेकिन इधर वाला ग्राफ भी उसी की लाइन में आ गया और इधर वाला ग्राफ भी उसी की लाइन में, तो एक सीधी लाइन बन गई, तो हमें कभी भी पेन उठाना नहीं पड़ा, इसलिए फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस। देखो अगर कोई डाउट है तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो बॉक्स ऑफ एफ एक्स डिसकंटीन्यूअस होगा हर उस पॉइंट पे जिसपे एफ एक्स बनेगा इंटीजर, एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये लाइन जरूर याद रखना, एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, तो वो इतनी ही स्टेटमेंट लिख देता है कि एफ एक्स का बॉक्स इज डिसकंटीन्यूअस एट द पॉइंट वेयर एफ एक्स बिकम्स इंटीजर, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको यस मार्क कराते हैं। साथ में कंडीशन होनी चाहिए एक्सेप्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा पे इंटीजर तो है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना मैं आगे चलूं। कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है, मैं तो चाहता ही था कोई डाउट ना हो, बहुत अच्छी बात है। इस कंसेप्ट पे अब देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर उसने मुझे कहा एफ एक्स हमारे पास ln ऑफ एक्स, log x ले रहा हूं, ln ऑफ x का बॉक्स है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दो। तो मुझे बताओ ln x का ग्राफ, तुमने अगर log की वीडियो देखी है तो ln x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है या नहीं? बताओ यस और नो। यस सर। होता है। ये ग्राफ कभी भी पेन नहीं उठाना पड़ा, इसका मतलब ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। तो बॉक्स ऑफ एफ एक्स की बात करूंगा, बॉक्स ऑफ ln x की। पहले इसमें ये देखना कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है क्या पूरे ग्राफ में? ये तो सीधे ही चलते चले जा रहा है, कभी भी पॉइंट ऑफ मिनिमा तो आ नहीं रहा। क्या कहते हो? तो हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम कहेंगे जब जब ln x की वैल्यू इंटीजर हो जाएगी तब तब ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। वैसे हम क्या कहते थे? इंटीजर एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेकिन पॉइंट ऑफ मिनिमा तो है ही नहीं, ग्राफ तो सीधे चलते जा रहा है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अब ln x इंटीजर के बराबर कब होगा? log बेस ई एक्स किसी भी इंटीजर के बराबर कब होगा? जब x हो जाएगा e टू दी पावर इंटीजर। समझते हो? ये बेस इधर जाएगा, इसको धक्का देके अपनी पावर बना लेगा। e टू दी पावर इंटीजर मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या मिलेंगे? e की पावर 0, e की पावर 1, e की पावर 2, चलते चले जाएंगे, और e की पावर -1 इधर को भी चलते चले जाएंगे। ये सारे जो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी e की पावर इंटीजर, ऐसे दिखने वाले सारे पॉइंट क्या बनेंगे हमारे पास? ये बनेंगे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई डाउट हो पूछ लो, नहीं तो आगे चलता हूँ। सर एक बार दोबारा समझाना, लोग भी इसी वाला ले से। ये इधर ई, इधर तूने लॉग की वीडियोस देखी है?
हाँ ये तो समझ आ गया, इसकी पावर बन गई इंटीजर ये। हाँ, तो जब भी x e की पावर इंटीजर होगा वो मेरा आंसर होगा। ये तो एग्जांपल्स लिखे हैं कुछ, ऐसे इनफाइनाइट अच्छा। बनेंगे, आगे भी जाता रहेगा पीछे भी जाता रहेगा। ठीक है ये। समझ गए भाई? यस सर। ठीक है। उसने मुझे कहा, अगला क्वेश्चन देखना। उसने मुझे कहा कि कंटिन्यूस होगा ग्राफ कभी? क्या? ग्राफ हमेशा डिसकंटिन्यूस ही होएगा? नहीं नहीं, सिर्फ इन पॉइंट्स पे, इसके अलावा तो कॉन्टिन्यूस होगा। इन वाले पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा। जैसे अभी मैंने sin x का बॉक्स बनाया था, तो ये देखो, अगर मेरे से कोई पूछेगा इस पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस है, इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, इधर कॉन्टिन्यूस है, इधर 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 सब पे कॉन्टिन्यूस है। सिर्फ जहां पेन उठाना पड़ रहा है, मतलब जहां जहां पे sin x इंटीजर बन रहा है, एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, सिर्फ उन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, उसके अलावा कॉन्टिन्यूस। जहां पेन उठाना ही नहीं पड़ा हमें, कोई दिक्कत नहीं। उसने हमसे पूछा, भैया ये जो है fx 2 cos x का बॉक्स है, fx जो है 2 cos x का बॉक्स है, जिसमें x बिलोंग करता है 0 से लेके 2 पाई तक, इंटरवल भी दे दिया 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है। अब बताओ कि किस किस पॉइंट पे, अब बताओ कि किस किस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। किस किस पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं बेसिकली। हो जाएगा या नहीं मुझे ये बताओ। cos x का ग्राफ पता है तुम्हें, यस और नो? यस सर। तो 2 cos x भी पता ही होगा मेरे ख्याल से। ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है हमने? शिफ्ट हो जाएगा सर दो ऊपर। ये नहीं मुझे पता, ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है कि नहीं हमने? बढ़िया यस सर। पढ़ी है। एक्सपैंड हो जाता था, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता था वेव का, याद हो तो। शिफ्ट तब होता था जब cos x + 2 लिखा हो। फिर बॉक्स वाली ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ी है हमने, पढ़ी है कि नहीं? नहीं याद होगी। ग्राफिक, पहले ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे, उसकी हेल्प से ग्राफ बनाओगे, और फिर मुझे कल इसका आंसर बताओगे क्या आया था। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं। तुम्हें ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन याद होनी चाहिए, जब हम पढ़ ही चुके हैं। ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा? ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन से ग्राफ बन जाएगा, बॉक्स वाली भी पूरा ग्राफ बन गया, तो जिस जिस पॉइंट पे पेन उठाना पड़ेगा वैसे कर सकते। क्या कहते हो? अगर ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी करना चाहते तो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ ग्राफ से, लेकिन फिर भी ग्राफ से आसान रहता है, इसलिए पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। कल मैं तुम्हें दोनों तरीके बता दूंगा। दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है कि जब ये इंटीजर बनेगा, cos x की वैल्यू होती है -1 से 1, तो 2 cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -2 से 2 तक। तो -2 से 2 में कितने इंटीजर आते हैं? -2, -1, 0, 1 और 2। cos को एक एक करके ये वैल्यूज दे देंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे। लेकिन फिर जाके कहानी अड़ेगी का, इंटीग्रल पॉइंट्स तो निकाल लिए, लेकिन पॉइंट ऑफ मिनिमा है या नहीं ये अभी कैसे पता लगाओगे? ये पता लगाना पड़ेगा फिलहाल तुम्हें ग्राफ से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ बनाओ ज्यादा अच्छा। तो होएगा इसका ही सर, ग्राफ है। मिनिमा तो होएगा ही। हाँ बिल्कुल होएगा। -2 हो जाएगा शायद वो। किस पे? हाँ, पाई पे होगा मिनिमा, -2, बिल्कुल सही हाँ कह रहे हो। 5 है, हाँ -2। तो बस वो वाला पॉइंट हटाना होगा तुम्हें। अच्छा एक चीज और सुनना, एक चीज और, अगर वो मेरे से sin x के इसमें, sin x के इस ग्राफ में 0 पे कॉन्टिन्यूटी पूछता है, मान लो उसने कह दिया 0 से 2 पाई इंटरवल है, 0 पे पूछता है, तो कॉन्टिन्यूस कहोगे कि डिसकंटिन्यूअस? सोच के बताना। 0 कंटिन्यूअस। पे, डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। 0 पे, 0 पे, 0 पे देखो लेफ्ट में तो कोई है नहीं, तो हाँ क्या वही करो, तो। 0 कंटिन्यूअस। वाली और उससे राइट वाली देख लो। 0 और उसके सेम राइट, है। अब 0 और उसके राइट में सेम है, तो 0 पे क्या कहोगे, कॉन्टिन्यूअस है, कोई कंटिन्यूस। दिक्कत नहीं। 2 पाई पे, एंड पॉइंट पे 2 पाई पे पूछता है, तो राइट तो है नहीं, तो 2 पाई और उसके लेफ्ट में देख लो। 2 पाई पे वैल्यू यहाँ है और उसके लेफ्ट में यहाँ है, दोनों अलग अलग है या नहीं? तो कह दूंगा 2 पाई पे नहीं है। एंड पॉइंट पे तो याद है ना कैसे सीखी थी हमने? यस सर। तो अब तुम्हारा क्या काम है, 2 cos x का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस पूरे का ग्राफ बनाना है और पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता लगाने हैं, तो ग्राफ भी बनाना है। ठीक है। एक बार वीडियो भेज दो वाली, कौन सी? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली। उस पे होगी यार, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो है भी या नहीं मुझे ये भी नहीं पता, और होगी तो प्लेलिस्ट में होगी, है देख सर लेना। है। है तो फिर प्लेलिस्ट में होगी, देख लेना एक बार। कल बड़ी मेहनत से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, नमन को 11th वाली में है? 12th वाली में ही होगी। अच्छा सर। हाँ 11th में नहीं पढ़ाई अभी ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन, शायद पढ़ाऊँ थोड़े दिनों में, लेकिन अभी 12th में तुम्हें पढ़ाई थी तो तुम्हारे पास ही होगी।
सही है। सर 11th की क्लास किस टाइम से किस टाइम होती है? 12 बजे से 12 से 1:30। एफ एक्स इक्वल्स टू, अगला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का बॉक्स। इंटरवल फिर से उसने वही दिया 0 से 2 पाई। क्वेश्चन सेम है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होमवर्क फिर से तो ये कैसे होएगा? बता देता हूँ, पहले हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा तुम्हें। देखो अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई एडिशन वाली तो ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन पड़ी नहीं है, लेकिन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में हम क्या करते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड, इनके कॉफिशिएंट्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। क्यों करा ऐसा? देखो अभी बता रहा हूँ क्यों। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है 1, तो हमें क्या करना है, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कॉस का कॉफिशिएंट साइन का कॉफिशिएंट, दोनों के स्क्वायर्स का सम, रूट 2 बना तो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। क्यों करा? अब इसको देखना, क्या मैं इसको कॉस ऑफ पाई बाय 4 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको साइन ऑफ पाई बाय 4 लिख सकता हूँ? ये सुनो, यस सर। तो ये बना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसके बराबर होता है? cos a minus b। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसा बन गया क्वेश्चन। तो सॉरी, रूट 2 भी अंदर ही था। ये बन गया ना, बोलो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी। अब बताओ, तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ पता है तो ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये सारी चीजें ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन से आ सकती है, यस और नो। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें, और ये हम ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन से, हमें x को x प्लस पाई बाय 4 करने वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी पता है, रूट 2 से मल्टीप्लाई करने वाली भी पता है, बॉक्स वाली भी पता है। ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी है। ये ग्राफ बनाएंगे, 0 से 2 पाई में चेक करेंगे किस किस पॉइंट पे हमें पेन उठाना पड़ रहा है, जिस जिस पॉइंट पे पेन उठाना पड़ेगा वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। फिर से पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं लेंगे। समझ गए या नहीं? ये समझ आ गया? ये इसमें जनरल रूल लिख देता हूं कि a sin x अगर प्लस b cos x हो, वैसे 11th में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, a sin x प्लस b cos x है, तो तुम्हें क्या करना होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये करना होता है। समझ गए भाई? यहां तक पहुंच गए? तो इसका हिंट दे दिया मैंने, ग्राफ तुम ही बनाओगे इसका, पहला दूसरा तीसरा, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों तुम बनाओगे। तीसरे पे आ रहा हूं। तुम्हें 5 क्वेश्चन पहले दिए थे, 2 क्वेश्चन ये हो गए तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास हो गए 7 क्वेश्चन। सही है, बढ़िया। अगला सुनो, अब वो हमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब उसमें क्वेश्चन सुनना क्या दिया, एफ एक्स हमारे पास है x बाय 3 का बॉक्स, एफ एक्स हमारे पास है x बाय 3 का बॉक्स, और उसने x दे दिया कि 0 से लेके 30, 0 से लेके 30 तक बिलोंग करता है। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये क्वेश्चन अभी करोगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। फटाफट से सोच के बताओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद ओरली आंसर आ जाए। x बिलोंग्स टू क्या है? 0 से 30, 30। ट्वेंटी होंगे सर। बाकी लोग भी अटेम्प्ट करो। 10 आएंगे शायद। 10 होने चाहिए एक शायद। सेकंड देखता हूँ दोबारा। ऑप्शन दे देता हूं मैं, 9, 10, 11, नन ऑफ दीज। हाँ, इन तीनों में से ही है, बस पहले दिन में से। इसीलिए मैंने ये सर, ये ऑप्शन दे नहीं बॉक्स दिया। है ना, हाँ बॉक्स है, ग्रेटेस्ट बिल्कुल। इंटीजर फॉर्म। हाँ हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बिल्कुल। अभी यार थोड़ा टॉपिक दूर नन दूर ऑफ तो दो, दीस होएगा। क्या? थोड़े दूर दूर तो दो ऑप्शन। नहीं, जो ऑप्शन वाले को थोड़ी ना तुम ये कह सकते हो ऑप्शन दूर दूर दो, ये क्या बात हुई? ये तो ऑप्शन है तुम्हारे सामने, ऑप्शन दिया, यही बड़ी बात है। इनमें से अपना जो भी ऑप्शन है चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से।
नमन ने लिखा है 11, निमिष ने लिखा है 11, नमन ने फिर 10 और 9 भी लिख दिया, वाह। स्वास्तिक ने लिखा है 11, ज्यादातर लोग 11 के मिल रहे हैं हमें। आ जाओ, मैं लिखता हूँ। अरे बाकी लोग भी लिख दो, जपन, सान्या, आदित्य, आंसर लिख दो यार। वैभव तू जिंदा है? यस सर, तो आंसर लिखना फिर, लिखता। जो भी लग रहा है वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नमन ने सारे लिख दिए एक करके, जपन ने 10, आदित्य ने 10। 11 लिखा है सर मैंने, वो तो वैसे लिख दिए थे। चल 11 कोई नहीं, मतलब 11 11 मान सर। लेते हैं। वैभव ने 10, सान्या रहेगी। देखो जरा, अब अगर x 0 से 30 है, ध्यान से देखना, अगर x 0 से लेके 30 तक है, ठीक है, तो x/3, सान्या ने लिखा नन ऑफ दिस, x/3, 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, x/3 होगा 0 से लेके 10 तक। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बोलो, 3 से डिवाइड करा है सिर्फ। तो ये जो बॉक्स के अंदर का इनपुट है, ये 0 से 10 तक जाने वाला है, सही बात है। लेकिन लेकिन एक चीज देखना, 0 पे और 0+ पे ये सेम वैल्यू लेगा, लेगा या नहीं बोलो। जो एंड पॉइंट पे, अभी जैसे साइन एक्स के लिए नहीं देखा था हमने एंड पॉइंट पे, साइन एक्स के लिए देखा था एंड पॉइंट पे 0 और 0+ पे, इस पे और दोनों एंड पॉइंट पे। तो सिर्फ एंड पॉइंट पे अलग से, बीच में पॉइंट ऑफ मिनिमा तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि इसका y = x/3 की लाइन कुछ ऐसी होती है, तो कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x = 0, 1, 2, 3 अप टू 10, ये वो पॉइंट्स है जिन पे इंटीजर बन रहा है, लेकिन सर एंड दोबारा पॉइंट बताना, को, क्या हुआ, आवाज कट गई थी, मैं आपको कब से कह रहा हूँ सर बताना x बताना, 0 से मेरी नहीं 30 आ तक रही। है, तो x/3 0 से 10 तक होगा। ठीक है सर। x/3 इन पॉइंट्स पे क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है, 0, 1, 2 अप टू 10, ये सारी इंटीग्रल वैल्यूज x/3 ले रहा है। लेकिन इसमें एंड पॉइंट जो है उन्हें अलग से चेक करना पड़ेगा। अब अगर ध्यान से देखो, 0 पे x0 जब हो रहा है और 0+ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, सेम वैल्यू ये दे रहा है क्या अलग अलग, बोलो। 0 पे और 0+ पे सेम या अलग अलग, सेम। सेम दे रहा है, तो ये तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा नहीं। और इस पे भी देख लो, अगर मैं x मतलब x/3 की वैल्यू 10 डालता हूं या फिर 10 माइनस डालता हूं, 10 पे कितनी आती है बोलो। x/3 अगर 10 होगा तो बॉक्स क्या वैल्यू देगा, 10। 3 और अगर पॉइंट 10 माइनस होगा तो क्या देगा, 9। 10 माइनस पे 9, मतलब ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो x की वैल्यू नहीं, सॉरी, x/3 की वैल्यू जब 1, 2, 3 अप टू 10 होगी, तब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेंगे। कितने मिले सर ये पॉइंट ऑफ 10th पॉइंट दोबारा। हाँ x/3 की वैल्यू एक बार 10 ले और एक बार x/3 की वैल्यू 10 माइनस ले, क्योंकि एंड पॉइंट है, राइट हैंड तो कुछ है ही नहीं। और 10 का बॉक्स बता दे कितना होता है, 10 होता है। 10 माइनस का बॉक्स कितना होता है, 9 होता है या नहीं बोल। यस सर। तो दोनों अलग अलग आए तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हाँ डिसकंटिन्यूटी होगा। ऐसे ही अगर मैं एंड पॉइंट 0 पे चेक करता, तो 0+ पे मैं बॉक्स लेता या फिर 0 पे लेता, दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो इस पे तो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। यस और नो। यस। तो ये हमारे पास, और अगर कोई मेरे से x की वैल्यू पूछ ले, तो x/3 की वैल्यू ये आई है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3, 6, 9 अप 9। टू 30, 3 से मल्टीप्लाई कर लो इधर जाके। ये सारी x की वैल्यूज हैं जिसपे वो डिसकंटिन्यूअस है गिवन फंक्शन, और है कितनी, 10, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। मैंने पहले बता दिया था। सही आंसर था। सही था, बहुत अच्छी बात है। कंसेप्ट भी सही लगाया था कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर वो तो तुक्का लग जाता है इसमें हाँ क्या। तुक्का, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आंसर सही था से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्चुअली सही थे कि नहीं, मुझे इससे हाँ मतलब। कॉन्सेप्चुअली भी सही था सर में। ठीक है, बढ़िया। ये 10 वाला में थोड़ी दिक्कत थी, पर ये भी हो गया हाँ था। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट था बे, 0 और 10, बाकी तो सबको पता है। आ जाओ। 0 का पता था। और ये भी कैसे पता लगा सकते हो, देखो तुम्हें
y इज इक्वल टू x/3 ऐसी लाइन होती है, ये तो पता होगा, ओरिजिन से पास करने वाली। ये मान लो पॉइंट है 0 वाला और ये मान लो पॉइंट है 30 वाला, क्योंकि x 0 से 30 है। तो तुम्हें 0 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा दिख रहा है कि नहीं, सोच समझ के ये बताना। अब 0 के लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो क्या करो, इसको अपने राइट वाले से कंपेयर कर लो। अपने राइट वाले के कंपैरिजन में 0 पे वैल्यू कम मिल रही है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा या नहीं होगा, सोच के बताओ। यस होगा, इसी वजह से तो ये वो डिसकंटिन्यूटी में नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे ही साइन एक्स में भी देख लो चाहो तो, साइन एक्स में अगर 0 पे देखो तो 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा या नहीं होगा। अगर मैं 0 क्लोज रखता हूँ तो लेफ्ट में तो कुछ है होगा। नहीं, राइट वाले से छोड़ होगा। इसी वजह से हमने क्या कहा था कि 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। देखो 0 यहाँ पे नहीं मेंशन किया था। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा वाला रूल हमेशा याद रखना है बॉक्स ऑफ एक्स जब भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा। अब हमने कहने को, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा तो इसमें एक लाइन लिख दी थी सीधे सीधे। क्या लाइन थी वो, ये वाली लाइन, ये एक लाइन लिख दी थी बस, इतने में टॉपिक खत्म हो गया था। लेकिन इसमें क्वेश्चन से ज्यादा सीखने को मिलता है, इसलिए हम इस पे क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं। होमवर्क में भी दिए हैं कुछ, तो मैं कुछ में क्लास में भी करा रहा हूँ। एफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, इट इज x-2 का क्यूब बाय ए का बॉक्स, बॉक्स का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, x-2 का क्यूब बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ऑफ x-2, ठीक है। और आगे देखते हैं, प्लस a cos ऑफ x-2, ये फंक्शन लिखा हुआ है। एफ एक्स इज x-2 का क्यूब बाय a का बॉक्स प्लस ये प्लस इंटू ये प्लस, ये पूरा एफ एक्स लिखा हुआ है। उसने कहा है कि ये जो फंक्शन है इट इज कॉन्टिन्यूअस इन, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन, इंटरवल दिया हुआ है 4 से लेके 6। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन x बिलोंगिंग टू 4 से लेके 6, क्लोज इंटरवल इसने दिया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, फाइंड वैल्यूज ऑफ a, ये कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। बहुत दिमाग चलाना पड़ता है कई बार इसमें। अब मुझे ये बताओ, दिमाग अभी चलाओगे या होमवर्क में चलाओगे, भी है? अभी 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 चलो चलाओ, फिर चलाओ। या कल भी चला सकते हैं, क्या? कल भी चला सकते हैं अगर आप चाहो तो। नहीं कल नहीं चलाना, नहीं या सर, तो अभी चलाएंगे अभी। चलाओ 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 जल्दी, मैं तो वेट कर लूं, मुझे कोई दिक्कत। चला है अभी? चल रहा है सर। नहीं हुआ सर, आप करा दो। करा दूं? यस सर। कंसेप्ट सुनना, इसमें क्या लगता है, कैसे लगता है। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अरे करा दो सर। करा दो।
कंसेप्ट सुनना, देखो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, कोई भी वैल्यू ले, क्या इसको कोई दिक्कत है कॉन्टिन्यूटी से? बोलो यस और नो। ये कोई बॉक्स तो है ही नहीं, और बॉक्स है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, मानते हो इस बात को? यस सर। तो इसको तो कोई दिक्कत है नहीं, ये नहीं है इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? इसको है। अगर मैं इस बॉक्स का कोई इलाज कर दूं, इस बॉक्स का कोई इलाज कर दूं, तो मेरी डिसकंटिन्यूटी हट जाएगी, हमेशा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इस इंटरवल में। ऐसा ही यही चाहता है ना वो, कि इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो जाए, ऐसी एक ही वैल्यूज बता दो। और डिसकंटिन्यूटी इस बॉक्स की वजह से आ रही है, तो मुझे इसी का इलाज करना है। ये तो शरीफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये शरीफ है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे सारा ध्यान देना है इस पे। सही कह रहा हूं मैं? इतनी बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। ठीक है, आगे देखो। अब पहले देखते हैं कि ये वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। x, अगर x उसने क्या दिया हमें, 4 से लेके 6 तक है, तो x माइनस टू कहां से कहां तक होगा? 2 से लेके 4 तक। क्या करा मैंने? -2 कर लिया हर तरफ, यहां से 2 कम कर लिया, यहां से भी और यहां से। तो x माइनस टू का क्यूब कहां से कहां तक होगा? 2 का क्यूब इज 8 से लेके 64। सही लिखा मैंने? इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जानी है 8 से लेके 64 तक। इसमें अगर कोई डाउट हो तो बोलो पहले। सर जैसे 4 और 6 है तो ये इंक्लूडिंग है, हाँ, ये तुझे दिख नहीं रहा क्लोज ब्रैकेट? फिर आपने इक्वल टू का तो साइन लगाया ही नहीं। अरे तो यहाँ लगा दिया ना क्लोज ब्रैकेट में, ये ले खुश हो जा। और बता, बस सर यहाँ बढ़िया, आप क्लोज सुनाओ। लगा दिया ना फाइनली। चलो भाई, इतना समझ आ गया। अब मैं कंसेप्ट यस लगा, सर। बॉक्स की अगर मैं ध्यान दूं, बॉक्स की डिसकंटिन्यूटी कैसे रिमूव करते हैं अब ये देखना। अगर मैं कह देता हूं कि a की वैल्यू 64 से बड़ी हो जाएगी, a की वैल्यू 64 से बड़ी हो जाएगी, तो न्यूमिरेटर जो है, न्यूमिरेटर 8 से 64 है, और मैंने डिनोमिनेटर को कर दिया 64 से बड़ा। तो सोच के बताओ, ये जो अंदर है, बॉक्स के अंदर जो है, ये वैल्यू फ्रैक्शनल बनेगी हमेशा? बोलो यस और नो। यस सर। ऊपर जो वैल्यू है वो 8 से 64 है, डिनोमिनेटर को कर लिया 64 से बड़ा, तो ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 में बनेगी। और ये जो बॉक्स है उसका, ये हमेशा हमें जो आंसर देगा वो 0 देगा। देगा या नहीं? बोलो यस और नो। यस बोलो अगर कोई दिक्कत है इसमें तो। सर एक बार रिपीट करना, क्या बोल रहा जीरो कैसे सुनो, बनेगा? दोबारा से सुनो। ये वैल्यू 8 से 64 आई, और डिनोमिनेटर a मैंने 64 से बड़ा कर दिया, तो डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर से बड़ा हो गया। इतने सही है? यस और नो? ठीक है। डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमिरेटर से, तो वैल्यू आ गई 0 और 1 के बीच में, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू। 0 और 1 में कोई भी वैल्यू ये ले ले, बॉक्स क्या वैल्यू देगा? बोलो 0। 0, तो ये हमेशा 0। तो अगर a 64 से बड़ा हो गया, अगर a 64 से बड़ा हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। मेरा fx सिर्फ ऐसा दिखाई देने लगेगा, क्योंकि 0 इंटू दिस है 0, मेरा fx यही दिखाई देने लगेगा, ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो इन सब वैल्यूज के लिए मेरा fx कॉन्टिन्यूस हो गया। यस और नो? सर, जैसे अब आपने कहा ये बॉक्स ऑफ दिस है, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेगा। मान हाँ। लो डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया और वो उससे थोड़ा बहुत प्रॉपर्ली डिवाइड हो तो 2.5 3.5 ऐसे भी तो आंसर आ सकता है। कोई एक फ्रैक्शन बताइए जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और 2.5 आंसर आ रहा है। नहीं मतलब जैसे 1/5 आया डिवाइड में, तो हाँ, उसको क्या होता है? 0.2 होता है ना। 0 से 1 के बीच में तो होगा हमेशा। अरे जब भी डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर तो 0 और 1 के यस बीच में सर, रहेगा यस ना, सर। ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए तो मैंने डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया। ओके। तो बॉक्स का इलाज क्या होता है? जब भी डिसकंटिन्यूटी हटानी हो, क्या करो कि उसके अंदर की वैल्यू ऐसी ले आओ कि एक फिक्स्ड पर्टिकुलर, मतलब वो कभी इंटीग्रल वैल्यू ले ही ना रहा हो। हमें दिक्कत कब होती है? जब ये इंटीजर वैल्यू लेगा। और मैंने कहा a की वैल्यू 64 से बड़ी कर दी मैंने, तो ये कभी इंटीग्रल वैल्यू ले ही नहीं पाएगा, फ्रैक्शनल ही वैल्यू ले पाएगा। मानते हो? यस सर। तो ये हमारा आंसर हो। दूसरा देखो, अगर a की वैल्यू -64 से छोटी कर देता हूं, ध्यान से सुनना, a की वैल्यू -64 से छोटी कर दी, तो अभी भी डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, लेकिन एक माइनस साइन आ गया साथ।
माइनस साइन Yes, को sir, अलग से ठीक रख है। लूं। तो अब इस केस में वैल्यू जो अंदर वाली जीरो ही quantity आएगा है- फिर भी। नहीं नहीं, ध्यान से सुनो। -1 आएगा। बिल्कुल सही, 1 बिल्कुल आएगा। सही। निमिष ने सही बोला, -1 आएगा सेकंड केस में। इस केस में 0 आ रहा था, और जो सेकंड केस है उसमें ये -1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू a की वैल्यू 64 से बड़ी है और माइनस साइन भी बाहर लगा हुआ है, तो इस टाइम पे ये वैल्यू फिर से फ्रैक्शनल हो गई, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो -0 पॉइंट समथिंग ऐसी हो गई। तो बॉक्स उसको कहां ले जाएगा? हमेशा -1 पे ले जाएगा। ले जाएगा कि नहीं? तो a की वैल्यू या तो ऐसी दिखाई दे या फिर ऐसी दिखाई दे। दोनों ही केस में मेरा क्या हो रहा है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। तो मेरे पास आएगा a की वैल्यू -∞ से -64 और 64 से लेके इंफिनिटी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते एक बार लास्ट वाला दोबारा बताओगे? हैं। और बल्कि अगर ध्यान से देखो तो 64 को इंक्लूड भी करा सकता हूँ, क्योंकि अगर इसने -64 वैल्यू ली तब भी बॉक्स क्या बनेगा? -1 ही बनेगा। देखो Yes, एक बार sir. नए पेज पे दोबारा समझाता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा सा अनक्लियर रह गया हो तो। एक एक करके दोनों केस लेता हूँ। लिखा हुआ था a-2 बाय सॉरी लिखा हुआ था x-2 का क्यूब बाय a का बॉक्स, ऐसा सही कह रहा हूं मैं? मैंने कहा कि ये जो वैल्यू थी ये हमने अभी निकाली थी, कहां से कहां तक जा रही थी? 8 से लेके 64 तक। मैंने पहला केस लिया जिसमें मैं कह रहा हूँ a की वैल्यू 64 से बड़ी हो गई। अगर a की वैल्यू 64 से बड़ी हो गई तो x-2 का क्यूब बाय 64 बाय a, सॉरी। अब इसमें क्या हो गया? जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, क्योंकि ये वैल्यू है 8 से 64 और ये 64 से बड़ी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहेगी। 0 और 1 के बीच में रहेगी। जब भी कोई क्वांटिटी 0 और 1 में है उसका बॉक्स ले लेता हूँ, मतलब इसका बॉक्स ले लेता हूं मैं, तो हमारे पास हमेशा इसका बॉक्स क्या बनने वाला है? 0 बनने वाला है। हमेशा इसका बॉक्स अगर 0 बन गया तो fx हमारे पास क्या बन जाएगा? a cos of x-2 विच इज कॉन्टिन्यूस। पहला केस समझ आ गया? यस सर। ठीक है। सेकेंड केस में मैंने कहा कि अगर a की वैल्यू -64 से छोटी हो गई, अगर a की वैल्यू -64 से छोटी हो गई, x-2 का क्यूब बाय a के बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक है? 8 से लेके 64, और डिनोमिनेटर जो हमने लिया है वो 64 से छोटा हो गया है। मतलब अगर माइनस साइन उसका अलग से रख लूं तो ये क्वांटिटी भी 0 और 1 में, इस टाइम पे ये क्वांटिटी हो गई -1 और 0 में। हो गई या नहीं? बोलो। Yes, sir. और -1 और 0 में कैसे हुई? क्योंकि ये तो 64 से बड़ी वैल्यू लेगा। अगर नंबर देखो यहाँ पे नंबर 64 से बड़ा आएगा, साथ में एक माइनस साइन हो रहेगा, तो फ्रैक्शन के साथ माइनस साइन आया तो वो -0 पॉइंट समथिंग बना, वो ऐसा दिखेगा। और तो ये बॉक्स क्या वैल्यू ले लेगा उस टाइम पे? -1 ले लेगा। तो बॉक्स -1 ले लेगा तो मेरा fx कैसा दिखेगा? इट इज माइनस ऑफ साइन में x-2 प्लस a cos ऑफ x-2। जो बॉक्स वाली समस्या थी, अब ये भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन बॉक्स अगर -1 ही वैल्यू ले रहा है तो वो तो a इक्वल्स टू भी हो जाए -64, तब भी -1 ले सकता है, क्योंकि 64 बाय -64 इज -1। -1. ये हमारे पास a लेस देन इक्वल्स टू 64 आएगा। तो मेरा आंसर a के लिए क्या आएगा? a बिलोंग्स टू -∞ से -64 यूनियन 64 से इंफिनिटी। इस पे क्लोज, इस पे ओपन क्यों लगाइए? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो बॉक्स एक्स की डिसकंटिन्यूटी रिमूव कैसे करनी है ये समझ आया तुम्हें? Yes, उसको sir. कोई इंटीग्रल वैल्यू लेने ही मत दो, उसको एक इंटरवल में कन्फाइंड करा दो, चाहे वो ऐसा इंटरवल हो, चाहे वो 0 से 1 हो, चाहे वो 2 से 3 हो। किसी एक इंटरवल में, एक यूनिट के इंटरवल में उसे कन्फाइन करा दो, ताकि वो एक ही इंटीग्रल वैल्यू ले पाए, हमेशा चेंज ही ना कर पाए इंटीग्रल वैल्यू। कंसेप्ट ये है। एक बार ऊपर करना सर। सर ऐसा क्वेश्चन तो होएगा ही नहीं हमसे, मतलब खुद पीछे करे तो। पीछे करना, Repeat? पीछे। पीछे कहा? यही क्या है क्वेश्चन शुरू? यहाँ से ही स्टार्ट करा था, ये लिखा था पिछले पे, यही चीज एक्सप्लेन करिए आप थोड़ा और लिख के। ठीक है, ठीक है। तो बोल निवेश, क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा था, बस ऐसा क्वेश्चन तो अगर खुद करे तो होएगा ही नहीं हमसे तो। नहीं तो अब से होएगा ना, अब आइडिया मिल गया। अभी तक तो आइडिया नहीं। अब तुमने कोई भी किताब आज तक दुनिया में पढ़ी है, तुमने देखा है पहले उसमें थ्योरी होती है, फिर उसमें सॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं, फिर उसमें अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना? सारी किताबें तुमने ऐसी देखी है जनरली, यस और नो?
यस यस सर। हाँ, तो वो सॉल्व क्वेश्चन किस लिए होते हैं? आइडिया डेवलप करने के लिए, थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए। जो भी टीचर पढ़ाता है पहले थ्योरी पढ़ाता है, फिर वो खुद कुछ क्वेश्चन कराता है, फिर वो तुम्हें असाइनमेंट देता है, ऐसा ही करता है। तो वो जो खुद वो क्वेश्चन करा रहा है वो किस लिए होते हैं? आइडिया डेवलप करने के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ या मैंने लिमिट्स के कराए असाइनमेंट के थ्रू, या जो मैंने सॉल्व करके दिखाए, वो सारे किस लिए हैं? तुम्हारे आइडिया, तुम्हारा थॉट प्रोसेस, तुम्हारी विजन बढ़ाने के लिए। और अब ये तुम्हारे दिमाग में आइडिया अगर ढंग से तुम फिट कर लोगे, तो जब नया क्वेश्चन जब भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन ये दोबारा भी आएगा, तो जब भी आएगा तो तुम अपने आप ही, तुम्हें आइडिया क्लिक करेगा, सर इसमें ऐसा कर लेते थे। लेकिन वो बात ये है कि अगर तुम ढंग से, अब जैसे मैंने करा दिया, अब तुमने देख लिया, तुम सोच रहे हो काम खत्म, ऐसा नहीं। खुद से घर में दोबारा इसको कंसेप्चुअली करके देखोगे, क्वेश्चन लिख के खुद करके देखोगे, तब बात बनेगी। खुद से देखने में तो करेंगे क्या, तो जैसे हम खुद से करेंगे तो हाँ। सिर्फ मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे करें, बस वो हम भी सोचेंगे सिर्फ कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे होके कंप्लीट कर देंगे तो 1 ही मिनट में हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट में नहीं होगा ना रिलेटेड कोई वो। क्वेश्चन दे देना। वो अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है 1 मिनट में होगा, जब तुम शाम को दोबारा उठाओगे सिर्फ क्वेश्चन लिखना। शाम को दोबारा उठाओगे ना जब, या कल दोबारा यस सर। उठाओगे, सिर्फ ये क्वेश्चन लिख के देखना। ये तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सोचना खुद से। आज हो सकता है कि क्योंकि तुमने फ्रेश ही देखा है, तुम बिल्कुल सही सोच पाओ। फिर अब मैंने जैसे 10 दिन बाद इसका टेस्ट अनाउंस करा है कॉन्टिन्यूटी का, तब तुम यस फिर सर। से उठाना, तो अपने नोट्स में से सिर्फ क्वेश्चन देख के अटेम्प्ट करना। अब हो सकता है 10 दिन बाद तुम फिर से ये बिल्कुल डिट्टो ना सोच पाओ, बहुत अच्छी बात है। फिर तुम दोबारा से अपना दिमाग चलाओगे, फिर देखोगे, फिर मैं कॉन्टिन्यूटी का दोबारा टेस्ट दूंगा कभी थोड़े टाइम में, महीने 2 महीने में। फिर तुम क्वेश्चन देख के दोबारा खुद फ्रेश सोचोगे हमेशा। तो ऐसे 3 4 5 बार सोच लोगे तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। हाँ, हर बार अगर सिर्फ ऐसे करोगे, भी नोट्स उठाए, नोट्स रीड कर लिए, हाँ इसमें ऐसे करते थे, अरे ये तो आसान है, हाँ इसमें ऐसे करते थे, ऐसे नहीं। सिर्फ क्वेश्चन देखना है और खुद से अटेम्प्ट करना है उसको, जितनी भी बार नोट्स रिवाइज कर रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, नोट्स कर लोगे तो मेंस की गारंटी है, हमेशा नोट्स कर लोगे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन वो नोट्स कर लोगे का मतलब ये नहीं है कि रीड कर लोगे। मैथ्स कभी भी रीड करके नहीं होता है। नोट्स करने का मतलब है तुम थ्योरी पढ़ो। थ्योरी की तुमने हेडिंग पढ़ी, मान लो जैसे हेडिंग थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आज हमने जहां से शुरू करा, मान लो ये हेडिंग पढ़ी तुमने, तो ये लाइन पढ़ने से पहले इसको छुपा के अपने दिमाग में सोचो कि जीआईएफ में कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी का क्या कंसेप्ट हमें ऑलरेडी याद है। हो सकता है तुम्हें यहां तक याद हो, आगे का नहीं हो, तो उस टाइम इस पे ज्यादा ध्यान दो। मैथ्स कभी भी रीड करके नहीं होती। सर नोट्स रिवाइज करने का मतलब ये होता है हेडिंग देखो, बाकी खुद सोचो। हेडिंग बार देख के खुद सोचो, सोच पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा रीड कर लो उसको। सर ये एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ मिनिमम वाला दोबारा समझाओगे एक बार? नहीं, अब वीडियो में देखेगा तो, वीडियो किस लिए होती है? वीडियो में वो क्या? देखियो, नहीं समझ आए तो मुझे बता दे, मैं समझा दूंगा। ये क्वेश्चन फिलहाल ये बताओ, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया? यस सर। और नोट्स रिवाइज करने का मतलब, नोट्स के क्वेश्चन दोबारा करने का मतलब क्या होता है, ये समझ आ गया? ऐसे नहीं है दोबारा कि करके रीड कर देखना। लिए, पन्ने पलट लिए। सिर्फ क्वेश्चन देखो, अपनी कॉपी में अटेम्प्ट करो, तुमसे हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो दोबारा देखो, फिर 2 महीने बाद यही प्रोसेस, फिर 2 महीने बाद यही प्रोसेस। पेपर आने तक कम से कम 10 बार तुम इसी क्वेश्चन को बार बार देख चुके हो, और 2 3 जगह ये दोबारा भी आएगा कंसेप्ट, तो तुम्हें अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, अगर रीड ही करते रहोगे कि हाँ भाई इसमें ऐसे होता था, ठीक है इसमें ऐसे, तो वो नहीं दिमाग में रिटेन होने वाला। तो नोट्स रिवाइज करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। समझ गए इतनी कहानी? ये सुनो। यस यस सर। सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें समझ आ गया, अच्छे से आ गया। यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड कुछ होमवर्क में भी दिए हैं क्वेश्चन, 7 8 क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम्हारे होमवर्क में हो गए हैं। इस वाले को, ए वाले को दोबारा भी करके देखना, तो 8 9 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास होमवर्क में मेरे हिसाब से। और इतनी वैसे मैं असाइनमेंट में देता, आज मैंने होमवर्क में दे दिया, बात एक ही है। तो ये एक तरह से सेकंड असाइनमेंट हो गई, तुम उसकी कॉन्टिन्यूटी के लेके चलना। फिर जब फाइनल असाइनमेंट दूंगा वो तो दूंगा ही। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सर टाइम हो गया। वही 11 बज होता गए है सर। हमेशा टाइम, ऐसा कब तुम्हें जिंदगी में दिखा जब नहीं हुआ हुआ था? नहीं 11 बजे क्लास होती है ना मेरी दूसरी। तो अभी 11 बजे थोड़ी ना, टाइम देखो, 3 मिनट बचे, फिर ज्वाइन भी करनी होती है। तो 3 मिनट नहीं लगते उसमें। थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सबसे पहला थ्योरम देखो,
सबसे पहला थ्योरम क्या कह रहा है हमें, सम प्रोडक्ट या फिर मतलब अगर fx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, gx भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हमेशा, मान लो fx और gx कॉन्टिन्यूअस, मैं x इक्वल टू a पे बात करूँ, दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो fx प्लस gx माइनस या मल्टीप्लाई ये भी कॉन्टिन्यूअस होंगे एट x इक्वल्स टू a। लेकिन अगर डिवाइड कर रहे हो fx डिवाइडेड बाय gx तो एक एडिशनल पॉइंट लोगे कि gx शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 बस। अगर gx 0 नहीं हो रहा है तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 0, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम क्या कह रहा है हमें, अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो नया फंक्शन भी क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस बनेगा उसी पॉइंट पे, प्रोवाइडेड डिवाइड में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये हम बचपन से पढ़ ही रहे हैं। कोई दिक्कत हो पहले थ्योरम में तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो पहले थ्योरम में बोलो। सही है। दूसरा, इफ fx हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है और gx हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a, एक कॉन्टिन्यूअस और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस, तुमने कर दिया ऐड fx प्लस जी। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों सेम ही चीज होती है, तो मैं जहां ऐड बोलूं वहां सब्ट्रैक्ट मान के चलना। ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड सेम चीज होती है, बस डिवाइड में नॉन जीरो है। तो ये जो हमेशा बनेगा, ये हमेशा बनेगा डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। अगर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा जो नया फंक्शन बनेगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे ये तो सेम वैल्यू देगा, मान लो इसने वैल्यू दी L1 और ये अलग अलग देगा L1 और L2, मतलब L2 और L3। तो एक बार L1 प्लस L2 बनेगा, एक बार L1 प्लस L3 बनेगा, जो कि अलग अलग होंगे। मानते हो या नहीं? समझ आया क्या क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोबारा बताना फिर। लेफ्ट और राइट लिमिट में इसने तो सेम वैल्यू देनी है, कॉन्टिन्यूटी की वजह से देनी है, यस सर। इसने अलग अलग देनी है डिसकॉन्टिन्यूटी की वजह से देनी है। यस या सर। एफ एफ जी ऑफ ए पे दे, लेफ्ट पे दे, राइट पे दे, लेकिन एक जगह तो अलग देगा ही देगा, तभी तो डिसकॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं। यस सर। तो जब फाइनल वैल्यू ऐड होगी तो एक बार लेफ्ट में जब लूंगा, इसने तो L1 ही देना है, तो क्या बनेगा L1 प्लस L2, मान लो प्लस में। राइट में मान लो इसने L3 दे दिया तो बनेगा L1 प्लस L3, जो कि आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो फाइनल जो बना ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसने अपनी वैल्यू बदल दी। तो एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड करोगे जब भी, क्या बनने वाला है हमेशा, डिसकॉन्टिन्यूअस। सेकंड थ्योरम में कोई डाउट हो तो बोलो। L1 प्लस L2 को ऐड करेंगे और L1 प्लस L3 को। जब लेफ्ट निकालोगे तो दोनों की लेफ्ट, पूरे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो दोनों की लेफ्ट ऐड करोगे ना, ठीक है सर, ठीक है, पूरे क्लियर है। फंक्शन की राइट निकालोगे तो दोनों की राइट ऐड करोगे। और इसने तो दोनों में सेम दिया है लेकिन इसने अलग अलग दिया है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो अलग अलग आएगा। ऐसा कुछ मान लो एग्जांपल चाहिए तो मैं कहता हूं कि x प्लस बॉक्स x ले लेता हूं, मान लो x इक्वल्स टू 1 पे चेक करा तो 1 प्लस पे चेक करा तो इसने 1 दिया, इसने भी 1 दिया, क्या बना 2। 1 माइनस पे चेक करा तो इसने 1 दिया, इसने 0 दिया, क्या बना, अलग अलग आ गए ना, हो गया ना डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसने अपनी वैल्यू लेफ्ट और राइट में बदल दी, क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूअस था। तो एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकॉन्टिन्यूअस को ऐड या सब्ट्रैक्ट, दोनों में से कुछ भी करो तो जो नया फंक्शन बनेगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस बनेगा। समझ गए ये सुनो? यस सर। सही है। थर्ड, तीसरा थ्योरम, टोटल 4 ही थ्योरम है, ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लेना, और है 11 कॉमन तो हो सेंस गए वाली। सर। 11 बज गया अब। रिमूव करने का ऑप्शन कहाँ आता है, ले नमन भाई भाई, चलो नमन को मैंने कर दिया रिमूव। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अपने वीडियो में देख लेना। चलो थर्ड, उसमें क्या कह रहा है वो, अगर fx कॉन्टिन्यूअस है, अगर fx क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और gx क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a। अगर fx कॉन्टिन्यूअस है और gx डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a, और तुम कर रहे हो दोनों को मल्टीप्लाई, अब की बार तुम कर रहे हो दोनों को मल्टीप्लाई, और जब मैं मल्टीप्लाई बोलता हूं तो डिवाइड भी कवर हो जाता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ कवर होते हैं थ्योरम में, और मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ, बस डिवाइड में नॉन जीरो होना चाहिए, ये याद रखना है। अब मुझे बताओ, जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो जो नया फंक्शन बनेगा क्या कहते हो, वो कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस, क्या कहते हो? बोलो, कुछ तो कहते हो, कुछ तो सोच रहे होगे।
डिसकंटिन्यूअस। इसमें एक्चुअल में आता है मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, कुछ नहीं कह सकते। कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दो तुम्हें, एफ एक्स मान लो एक्स वैल्यू ले रहा है फॉर एग्जांपल, और ये ले रहा है बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे देख रहे हैं, तो हम देखें 0 प्लस पे, 0 प्लस पे ये 0 लेगा, ये 0 लेगा, आंसर आएगा 0। 0 माइनस पे ये तो 0 ही लेगा, ये लेगा -1, आंसर अभी भी आएगा 0। और 0 पे दोनों ही 0 लेंगे, आंसर आएगा 0। हमेशा सेम आया, क्या बोलोगे कि जो नया फंक्शन बना है वो कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा ही बोलोगे, यस और नो? यस सर। ठीक है। और अगर मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, मैं देख रहा हूँ 1 मान लो, तो एक बार जब 1 प्लस पे देखूंगा ये 1 लेगा, ये भी 1 लेगा, आंसर आएगा 1। 1 माइनस पे देखूंगा तो ये 1 लेगा और ये 0 ले लेगा, आंसर आएगा 0। दोनों बराबर नहीं आए, आपस में क्या कह दूंगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। तो हम क्या कहते हैं कि जब एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस को ऐड या सबट्रैक्ट करोगे, जैसे पिछले थ्योरम में पढ़ा है ऐड या सबट्रैक्ट, तब तो गारंटी है कि डिसकंटिन्यूअस आएगा, थी गारंटी पिछले तक तो। लेकिन जब मल्टीप्लाई की बारी आ जाएगी तो मल्टीप्लाई में कोई गारंटी वारंटी नहीं है, मे और मे नॉट बी का केस है। हो सकता है कॉन्टिन्यूअस आ जाए, हो सकता है डिसकंटिन्यूअस। कहानी समझ आई? यस और नो? यस सर। कोई डाउट इसमें हो तो बोलो। नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ कह रहा हूं मैं। अब वो कह रहा है फोर्थ में, वो कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो भी डिसकंटिन्यूअस है और जी एक्स जो है वो भी डिसकंटिन्यूअस। अभी तक क्या ले रहे थे, एक कॉन्टिन्यूअस ले रहे थे, एक डिसकंटिन्यूअस ले रहे थे। अब एफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है, जी एक्स भी। अब वो बात कर रहा है एफ एक्स प्लस जी एक्स की। कोई कमेंट करना चाहते हो, बोलो। ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस, इसके बारे में क्या कहते हो? कॉन्टिन्यूअस आएगा ये। डिपेंड करेगा ये भी। फिर से डिपेंड करेगा मे और मे नॉट। मतलब दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को, पहला थ्योरम क्या था, अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड करोगे तो कॉन्टिन्यूअस बनेगा, लेकिन दो डिसकंटिन्यूअस को ऐड करोगे तो हो सकता है कॉन्टिन्यूअस बने, हो सकता है डिसकंटिन्यूअस बने। मैं तुम्हें एक कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर एफ एक्स हो गया मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ये हो गया बॉक्स एक्स, मुझे बताओ x इक्वल्स टू, मान लो 1 पे ही देख लेते हैं, तो 1 प्लस पे ये वैल्यू कितनी मिलेगी 0, ये वैल्यू कितनी मिलेगी 1। 1 माइनस पे ये वैल्यू कितनी मिलेगी 1, ये वैल्यू कितनी मिलेगी 0। और अगर 1 पे देखूं ये वैल्यू मिलेगी 0, सर ये वैल्यू मिलेगी 1। हाँ बोलो बोलो। एक बार दोबारा बताओगे? ये सामने लिखा ही हुआ है, देख। फ्रैक्शन 1 पार्ट प्लस लिया आपने। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ याद करो, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ऐसा होता था, याद है? जीरो था ना? तो मैं 1 पे देखूं, अगर 1 के प्लस में वैल्यू कितनी मिली है 0, 1 से जस्ट पहले वैल्यू ऊपर मिल रही है, और ऊपर वाली वैल्यू कितनी होती थी 1, 1 से जस्ट पहले 1 मिलती है। बॉक्स का तो तुम्हें पता ही है। अब देखो, अगर मैं इसको देखूं फ्रैक्शनल पार्ट को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। बॉक्स को देखूं, लेफ्ट और राइट सेम नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इनके समीशन को देखूं तो क्या आ रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करके कॉन्टिन्यूअस भी बन सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी बन सर, सकता है। हाँ, हाँ, ऑलवेज तो नहीं है ना कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये लिखा हुआ है देखो, मे और मे नॉट भी। मैंने एग्जांपल रिवर्स वाला दिया है ताकि तुम्हें ये क्लियर हो कि दो डिसकंटिन्यूअस को ऐड करके कॉन्टिन्यूअस कैसे बन रहा है। एक एग्जांपल वो दिया। दो डिसकंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यूअस, तो इनफाइनाइट एग्जांपल है, उसपे कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 थ्योरम हमें याद रखनी है। फिर से एक बार रिवाइज करें, क्या थ्योरम्स है। उसने कहा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्लस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन करोगे तो कॉन्टिन्यूअस आएगा, यही कहा पहले थ्योरम में। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो दो कॉन्टिन्यूअस को, डिवाइड में याद रखना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला थ्योरम था, कोई दिक्कत हो पहले में तो बोलो। नो सर। ठीक है, उसने कहा कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, प्लस या माइनस एक ही चीज होती है। कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को ऐड या सबट्रैक्ट करोगे तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस आएगा, गारंटेड। यस और नो? यस सर। ठीक है। उसने कहा कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड फ्री में आता है, बस डिनोमिनेटर नॉन जीरो का ध्यान रखना। तो इसलिए जनरली मल्टीप्लाई लिख देते हैं हम, डिवाइड लिखते नहीं है थ्योरम में, तो क्योंकि उसमें एडिशनल कंडीशन देनी पड़ती है। तो उसने कहा कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो
कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस कोई भी आ सकता है, में और में नॉट बी, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई गारंटी वारंटी नहीं। फोर्थ में उसने कहा कि भैया जब आप डिसकॉन्टिन्यूस और दूसरे डिसकॉन्टिन्यूस को ऐड या सब्ट्रैक्ट, दोनों एक साथ आए, तो ऐड may या और may सब्ट्रैक्ट not करोगे be। तो कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, में और में। ये 4 थ्योरम समराइज कर दिए मैंने, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बोलो। एक बार जो चौथे का एग्जांपल है ना, क्या चीज? चौथे का जो एग्जांपल है हाँ वो एक बार बता दो। एग्जाम्पल ये रहा, ये लिख। फ्रैक्शन पार्ट वाला बता दो। फ्रैक्शनल पार्ट तो मुझे पहले ये बता, 1 पे कॉन्टिन्यूस होता है कि डिसकॉन्टिन्यूस? पहले इसको ग्राफ को देख के बता, 1 पे पेन उठाना पड़ेगा कि नहीं? यस। ठीक है, 1 के प्लस 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0। 1 के प्लस में भी कितनी आती है? 0। 1 पे वैल्यू 0, 1 के प्लस पे भी वैल्यू 0, 1 के माइनस पे वैल्यू आती है 1, क्योंकि 1 से जस्ट पहले ग्राफ ऊपर को दिखाई देगा। 1 से जस्ट पहले देखा ग्राफ ऊपर, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1। बॉक्स एक्स का हमें पता ही है, दोनों को ऐड करके लिखिए रिस्पेक्टिवली, तीनों सेम आ गई तो फंक्शन क्या आ गया। और तुम्हें वैसे भी अगर याद हो, इन दोनों को ऐड करके एक्स बनता है, बनता है नहीं? ये देख लो, एक्स क्या होता था? बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, बनता है या नहीं? बोलो 1 प्लस करके 0 कैसे बन रही है? क्या? 1 प्लस में 0 कैसे बन? 1, ये देख ले, 1 से जरा सी आगे क्या वैल्यू मिल रही है तुम्हें? अच्छा ठीक है। मुझे बताओ, एक्स प्लस बॉक्स एक्स तुम्हें पता है एक्स होता है कि नहीं? यस सर। और एक्स तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ऐसे भी देख सकते हो, ये तो एग्जांपल था। ऐसे सीधे देख लो, ये डिसकॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस, दोनों ने ऐड करके क्या बना दिया? कॉन्टिन्यूस। ये सुनो, यस सर। तो ठीक ये है सर। 4 थ्योरम समराइज करें, फिर से बता देता हूं। 2 कॉन्टिन्यूस को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करोगे कॉन्टिन्यूस बनेगा, डिवाइड के केस में डिनोमिनेटर नॉन जीरो कर लेना। एक कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी करोगे डिसकॉन्टिन्यूस आएगा हमेशा, ऑलवेज। एक कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस को जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, हम जनरली मल्टीप्लाई बोलते हैं, क्योंकि डिवाइड में एडिशनल कंडीशन आती है, मैं बता चुका हूं, वो मे और मे नॉट बी की कंडीशन है। 2 डिसकॉन्टिन्यूस को ऐड करके, जैसे 2 कॉन्टिन्यूस को ऐड करके हमेशा कॉन्टिन्यूस बन रहा था, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 डिसकॉन्टिन्यूस को ऐड करके डिसकॉन्टिन्यूस बने। 2 डिसकॉन्टिन्यूस को ऐड करके कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस दोनों बन सकते हैं, मे और मे नॉट बी। चारों थ्योरम अच्छे से याद करनी है तुम्हें, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराऊंगा। समझ गई बात को? यस सुनो। यस यस सर। सर। अब एक दो चीजें बहुत मतलब वो है कॉमन सेंस वाली। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ट्रू और फॉल्स? पॉलिनोमियल में कोई डिनोमिनेटर नहीं आता, कोई रूट नहीं आता, सीधे सीधे चलता रहता है, वेरी ट्रू, कोई दिक्कत ट्रू नहीं है। है। ट्रू। ठीक है, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रू में किसकी बात कर रहा हूं मैं? साइन और कॉस की। tan तो ट्रू डिसकंटीन्यूअस हो ट्रू जाता है। ट्रू। तो ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये तुम्हें पता ही होगा, है ना? चलो अब यहीं पे रुकते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। ये चारों थ्योरम आज के जो होमवर्क है वो अच्छे से करके सबमिट कर देना। होमवर्क सबमिट जरूर कर देना, मैं पहले बता रहा हूँ। जितने भेजना है क्वेश्चन आपको होमवर्क? हाँ, कब जितने तक? क्वेश्चन मैंने एक ए वाला क्वेश्चन दोबारा करना है, और जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो सारे करने हैं। 7 या 8 क्वेश्चन है, वो सारे करके मुझे भेजने। ठीक है सर, आज की तारीख में भेज आज देंगे। भेजोगे तभी कल की क्लास होगी, वरना कल की क्लास में कोई एंट्री नहीं मिलेगी जिसने होमवर्क नहीं भेजा। तो कल के क्लास से ओके पहले सर। भेजना है ना? कल की क्लास से पहले भेज देना, चाहे सुबह भेज देना, लेकिन करके भेज देना। ओके ठीक है सर। सर। चलो फिर मिलते हैं।